welcome to our channel Drop of Knowledge. Myself Archana. Here we are continuing our polity series. We have already covered 4 lectures in our polity series. This is our 5th lecture. In 5th lecture we will read about citizenship. इससे पहले मैं आपको 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ. आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो सिटीजनशिप होगा, जो कि पार्ट 2 होगा. इससे पहले मैंने आपको बताया था, हमने प्रीएम्बल स्टार्ट किया था. व्हेन वी ओपन आवर बुक, सबसे पहले प्रीएम्बल फर्स्ट पेज पढ़ा, उसके बाद हम पार्ट वन पढ़ा. हमने पार्ट 1 के अंदर हमने सभी आर्टिकल्स देखे, सभी आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ा. उसके बाद जो पार्ट 2 आएगा, इट इज सिटीजनशिप. इसके अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं आज हम वो देखने वाले हैं. इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ. लास्ट क्लास में मैंने ये बोला था कि मैं आपको कुछ स्टेट्स बताऊंगी जो 1956 के बाद फॉर्म हुई थी, वो एज इट इज आपको मेमोराइज करनी है. तो सिटीजनशिप लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको वो लिस्ट दूंगी. तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखते चलिएगा और उसको समझना है आपको. मैं जितनी भी स्टेट्स बताऊंगी और आपको एज इट इज वो मेमोराइज करनी है. उसे कंप्लीट करने के बाद हम सिटीजनशिप पे आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को देख लेते हैं. न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड आफ्टर 1956. फर्स्ट महाराष्ट्र एंड गुजरात. In 1960, the bilingual state of Bombay was divided into 2 separate states. 1960 में बॉम्बे को bilingually 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया on the basis of language. मराठी स्पीकिंग पीपल को मराठी स्पीकिंग पीपल के लिए एक महाराष्ट्र फॉर्म किया गया, गुजराती स्पीकिंग पीपल के लिए एक गुजरात फॉर्म किया गया, एंड गुजरात 15th स्टेट बना इंडियन यूनियन का. Second, Dadar and Nagar Haveli. The Portuguese ruled this territory until its liberation in 1954. Portuguese का पूरी तरह से रूल था दादर एंड नागर हवेली पर, and it was converted into a union territory of India by the 10th Constitutional Amendment Act 1961. Then Goa, Daman and Diu. इंडिया ने गोवा, दमन एंड दीव पोर्चुगीज से by the means of police action in 1961 में एक्वायर किया. They were constituted as a union territory by the 12th Constitutional Amendment Act 1962. Later in 1987, Goa was conferred a statehood. गोवा को 1987 में स्टेटहुड का दर्जा मिल गया फाइनली. Then पुदुचेरी. पुदुचेरी फ्रेंच के अंदर आता था. In 1954, फ्रेंच ने हैंडेड ओवर कर दिया टू इंडिया दिस पुदुचेरी. It was administered as an acquired territory till 1962 when it was made a union territory by the 14th Constitutional Amendment Act. Then Nagaland. In 1963, the state of Nagaland was formed by the taking the Naga Hills and Yansang area out of the state of Assam. Then आगे बढ़ते हैं हरियाणा, चंडीगढ़ and हिमाचल प्रदेश. In 1966, the state of Punjab. पंजाब का जो स्टेट है उसको बाइफरकेट कर दिया गया to create हरियाणा. The 17th state हरियाणा, जो कि एक 17th स्टेट बना ऑफ इंडियन यूनियन, एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़. हरियाणा एंड चंडीगढ़ में पंजाब को बाइफरकेट कर दिया गया. The Punjabi speaking areas were constituted into the unilingual state of Punjab. The Hindi speaking areas were constituted into the state of Haryana, and hill areas were merged with adjoining union territory of Himachal Pradesh. जो पंजाबी स्पीकिंग थे उनके लिए पंजाब फॉर्म किया गया, जो हिंदी स्पीकिंग थे उनके लिए हरियाणा बनाया गया, एंड हिल एरियाज में जो रहते थे उनके लिए एक हिमाचल प्रदेश. ऐसे बाइफरकेट किया गया. इन 1971 यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ स्टेट. 18th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन. 18th स्टेट बना इंडियन यूनियन का हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय. इन 1972 द पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया अंडरवेंट अ चेंज. नेक्स्ट, सिक्किम. Till 1947, Sikkim was an Indian princely state ruled by Chogyal. Chogyal people द्वारा सिक्किम स्टेट को रूल किया जाता था 1947 में. In 1974, Sikkim expressed its desire for greater association with India. 1974 में सिक्किम ने एक डिजायर दिखाई इंडिया के साथ एसोसिएट होने के लिए. Accordingly, 35th Constitution Amendment Act was enacted by the Parliament. Parliament द्वारा 35th Constitution Amendment Act लाया गया. This amendment introduced a new class of statehood
under the constitution by conferring on Sikkim the status of an associate state of Indian Union. Under this 35th Constitutional Amendment Act, सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला. फॉर दिस पर्पस आर्टिकल 2A and a new schedule, that is 10th schedule, were inserted in the constitution. अब ये एसोसिएट स्टेट्स क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए. एसोसिएट स्टेट्स जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा रोल नहीं होगा, वो सिर्फ फॉरेन एक्सटर्नल मैटर में ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंटरफेयर कर सकती है. बाकी जो इंटरनल मैटर होंगे उस स्टेट्स के, वो स्टेट के अंडर ही होंगे, स्टेट के पास ही होंगे. तो सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला जो कि आर्टिकल 2A में गिवन था. ओके, नेक्स्ट मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा. In 1987, 3 new states of Mizoram, Arunachal Pradesh and Goa came into being as the 23rd, 24th, 25th state of Indian Union respectively. Next, Chhattisgarh, Uttarakhand and Jharkhand. In 2003, more new states of Chhattisgarh, Uttarakhand and Jharkhand were created out of the territories of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar respectively. These became the 26th, 27th and 28th states of Indian Union respectively. Next state is Telangana. In June 2014, new state of Telangana came into existence, which got separated from Andhra Pradesh. Then changes of name के बारे में देख लेते हैं. The names of some states and union territories have also been changed. The United Provinces was the first state to have a new name. It was renamed Uttar Pradesh. United Provinces से उत्तर प्रदेश नाम रखा गया in 1950. In 1969, Madras was renamed तमिलनाडु. मद्रास की जगह तमिलनाडु कर दिया गया. Similarly, in 1973, मैसूर was renamed कर्नाटका. ओके, तो आपको ये सभी चीजें याद रखनी है. इसके अलावा थोड़े कुछ और बता देती हूँ. इन 2006 उत्तरांचल was renamed as उत्तराखंड. In the same year, Pondicherry was renamed as Puducherry. In 2011, Orissa was renamed as Odisha. तो ये जितनी भी चीजें बताई हैं आपको याद रखनी है. तो यहीं पर हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1 कंप्लीट होता है. आज जो हम पढ़ेंगे वो सिटीजनशिप पढ़ेंगे. पार्ट 2 को पूरे अच्छे से देखने वाले हैं. इसके अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे. अब सिटीजनशिप पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए सिटीजन्स कौन होते हैं. अगर हम बात करें नागरिक कौन होते हैं, किसी भी देश का नागरिक कौन कहलाएगा. सिटीज़न वो लोग होते हैं जिनको स्टेट द्वारा कुछ सिविक और पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं. बाय द स्टेट्स सिविक एंड पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं, वो सिटीजन्स होंगे. या फिर हम ये कह सकते हैं ये फुल मेंबर्स होते हैं उस स्टेट के. अब अगर बात करें कंट्री की, किसी भी कंट्री में 2 तरह के लोग होते हैं. सबसे पहला सिटीज़न जिनको हम नागरिक बोलेंगे, एंड सेकंड एलियन. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सिटीज़न एंड सेकंड एलियन. सिटीज़न, मैंने आपको बोला सिटीज़न वो लोग होंगे जिनको कुछ सिविक एंड पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, जो पूरी तरह से मेंबर होंगे, फुल मेंबर होंगे उस कंट्री का. स्टेट और इनके बीच कुछ रिलेशन देखने को मिलेगा. लेकिन अगर एलियन लोगों की बात करें, एलियन को हम हिंदी में विदेशी बोलते हैं. ये वो फॉरेनर्स लोग होंगे जो आउटर कंट्री से इंडिया में एंटर कर रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं. ठीक है, अब इनकी बात करें, ऐसा नहीं है कि इनको राइट्स नहीं मिलते, इनको भी कुछ राइट्स दिए जाते हैं. अब वो राइट्स समझने से पहले आपको मैं बता देती हूँ. एलियन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड. एलियन को भी क्लासिफाइड किया गया है. एक होते हैं एनिमी एलियन, एक होते हैं फ्रेंडली एलियन. जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, एनिमी एलियन, फ्रेंडली एलियन. एनिमी वो होंगे जो हमारे दुश्मन होंगे. इट मीन्स जिनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं होगा. जिन भी कंट्री के साथ हमारा रिलेशन कोर्डियल रिलेशन नहीं देखने को मिलेगा, अच्छा रिलेशन नहीं होगा, तो वो हमारे एनिमी एलियंस होंगे. ठीक है. और अगर फ्रेंडली की बात करें, फ्रेंडली वो होंगे जिनके साथ आपको कोर्डियल रिलेशन देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा कोर्डियल. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एंड चाइना. अगर एनिमी की बात करें, एनिमी एलियन की बात करें. और यहाँ पर फ्रेंडली की बात करें, फ्रेंडली वो लोग होंगे जिनसे फ्रेंडली एलियन वो होंगे जिनसे हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन है, जिनके साथ हमारा ट्रेड बहुत ईजीली चल रहा है, कोई वॉर नहीं हुआ है, तो वो हमारे फ्रेंडली एलियन
कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इंडिया में दो तरह के लोग, सिटीज़न जिनको नागरिक कहेंगे, एलियन जो विदेशी होंगे। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर बात करें कुछ राइट्स, मैंने आपको बोला सिटीज़न जो होते हैं इनको सिविक एंड पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं बाय दैट स्टेट, बाय दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो अगर सिटीज़न की बात करें, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें इंडिया की, तो हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए हैं। तो वो आपको पता होनी चाहिए वो कौन कौन से राइट्स हैं। तो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। अगर आपको ये नहीं पता है तो जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होंगे। अभी बस मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन। ओके, अभी ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। अभी बस मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। आर्टिकल 16 की बात करें तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। आर्टिकल 19 की बात करें तो वो फ्रीडम की बात करता है। आर्टिकल 29 एंड 30 ये एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटीज़। ठीक है, ये सभी आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स को ही दिए गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर बात करें सिटीज़न के लिए ही, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सभी आर्टिकल सिर्फ सिटीज़न के लिए। उसके अलावा और क्या प्रायोरिटीज़ हैं, मतलब जो हमने सिर्फ सिटीज़न को दी है। सिटीज़न वोट डाल सकते हैं, ओनली सिटीज़न वोट डाल सकते हैं इंडिया में, एलियन नहीं डाल सकते। ठीक है, और कुछ पोस्ट है, कुछ हायर पोस्ट है, लाइक प्रेसिडेंट की पोस्ट, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, गवर्नर की पोस्ट, या फिर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनना है, तो वो सिर्फ सिटीज़न ही बन सकते हैं, एलियन नहीं बन सकते। एलियंस के पास इतना राइट नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिटीज़न और एलियन को कैटेगराइज करती है इन इंडिया। और उसके साथ साथ सिटीजन्स को कुछ ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करनी होती है। ये ड्यूटीज़ क्या होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपको देखने के लिए मिलेगा रेस्पेक्ट योर फ्लैग, रेस्पेक्ट योर नेशनल एंथम, दिस ऑल, ये सभी ड्यूटीज़ हमारे सिटीजन्स को फॉलो करनी होती है। राइट्स गिवन है, उसके साथ साथ आपको ड्यूटीज़ भी मिलती है। तो आपको इन दोनों को कैसे कैटेगराइज किया गया है इन इंडिया, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो अगर हम बात करें एनिमी एंड फ्रेंडली एलियन जो हमने कैटेगराइज किया गया है, तो ऑब्वियसली जो हमारे फ्रेंडली एलियन होंगे वो ज़्यादा इन्जॉय कर पाएंगे राइट्स को एज़ कम्पेयर टू एनिमी एलियंस, जिनके साथ हमारे कोर्डियल रिलेशन नहीं मिलेंगे देखने को। तो अगर आपसे कैटेगराइजेशन पूछा जाए इन दोनों में, तो आपको एक आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करता है, तो वो राइट इनको नहीं मिला गया है, फ्रेंडली एलियन को दिया गया है। ठीक है, आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सिटीजन्स को कौन से राइट्स मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, एंड एलियन को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, एनिमी एंड फ्रेंडली। और किस बेस पे हमें ये देखने के लिए मिलता है, तो आपको आर्टिकल 22 अच्छे से याद रखना है। ये बेसिक चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए। अब हम 1 बाय 1 सभी आर्टिकल्स को देख लेते हैं जो सिटीजनशिप में मेंशन किए गए हैं, आर्टिकल 5 to 11। सिटीजनशिप में आर्टिकल्स में बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इंडिया में जो सिटीजनशिप है वो 2 तरह से डील किया जाता है। सबसे पहले एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया पार्ट 2 के अंदर, जिसमें 5 to 11 आर्टिकल्स आएंगे। ये आर्टिकल्स बात करेंगे उन लोगों की जो एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलूँ तो आपको एक डेट याद रखनी है, 26 जैन 1950, 26 जैन 1950। ये डेट आप सभी को पता होगा, आप इस डेट से फैमिलियर हो गए। यहाँ पर क्या हुआ था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था इन्फोर्स हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 अगर मैं कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा हूँ, तो एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट दिस डेट कौन कौन इंडिया के सिटीजन रहेंगे वो हमारे आर्टिकल 5 to 11, आर्टिकल 5 to 8 के अंदर मेंशन किया गया है। तो पार्ट 2 जो है वो एट द कमेंसमेंट की बात करेगा, 26 जनवरी 1950 को भारत के सिटीज़न कौन होंगे। लेकिन उसके बाद का अगर हम देखें कि इन फ्यूचर हमारे सिटीज़न कौन होंगे, या फिर 1950 के बाद जितने भी सिटीज़न बनने होंगे, तो वो सब पार्लियामेंट के पास पावर दे दी गई
आर्टिकल पार्ट 2 के अंदर ऐसा नहीं लिखा गया है कि हम आगे का फ्यूचर डिसाइड कर सके, उस टाइम पे हमारे सिटीज़न ये कहलाएंगे। तो इसलिए वो अभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब हम आर्टिकल 11 पे पहुंचेंगे। अभी बस आपको ये याद रखना है, सबसे पहले हम ये पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें 5 to 11 आर्टिकल्स पढ़ेंगे। उसके बाद जो पार्लियामेंट एक्ट लेकर आई, जो पार्लियामेंट चेंजेस करती रहती है, हम 1 by 1 वो सभी एक्ट को देखेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन्हें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें आर्टिकल 5, मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 5 क्या कहता है, ये बात करता है उन लोगों की जो इंडिया में बॉर्न हुए हैं, ये बात करता है उन लोगों की जो इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग, इफ़ यू हैव डोमिसाइल, अगर आप किसी जगह पे आप इंडिया में कॉन्टीन्यूसली रह रहे हैं, आपका अपना परमानेंट हाउस है, आप यहाँ पे टेम्परेरी रहने नहीं आए हैं, तो अगर आप यहाँ पे परमानेंटली रह रहे हैं, ठीक है, आपके पास अपना खुद का एक डोमिसाइल होगा। इंडिया का एक ही डोमिसाइल होगा, ये आप सभी को पता है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, तो ऑब्वियसली सिंगल डोमिसाइल होता है। तो आपके पास अगर आप लॉन्ग पीरियड से कॉन्टीन्यूसली इंडिया में ही रह रहे हैं, परमानेंटली इंडिया में रह रहे हैं, तो आपके पास अगर डोमिसाइल है, ठीक है, अगर आपके पास फर्स्ट कंडीशन डोमिसाइल है, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, उसके साथ ये प्लस मतलब आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, आप परमानेंटली वहाँ रहने चाहिए। उसके साथ इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आप फुलफ़िल करते हो, तो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब ये जो तीनों कंडीशन है ये भी देख लेते हैं। इफ़ यू बॉर्न इन इंडिया, अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए हो, अगर आप बॉर्न नहीं हुए हो, अगर आपने वहाँ पे जन्म नहीं लिया है इंडिया में, एनी ऑफ पेरेंट, आपका कोई भी पेरेंट, मदर या फादर, दोनों में से कोई भी अगर वहाँ पर इंडिया में बॉर्न हुआ है, सेकंड कंडीशन। थर्ड इज़ रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली आफ्टर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स या तो आप खुद बॉर्न होने चाहिए, अगर आप बॉर्न नहीं है तो आपके मम्मी या पापा में से कोई भी एक पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ है। अगर वो ये दोनों कंडीशन भी फुलफ़िल नहीं है तो आप कंटिन्यूसली बिफोर कमेंसमेंट, इट मीन्स 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले कॉन्टीन्यूसली इंडिया में रिज़ाइड कर रहे हो, कॉन्टीन्यूसली अगर आप इंडिया में रह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 1945। अगर आप 1945 से 1950 तक कॉन्टीन्यूसली इंडिया में रह रहे हो तो आपको अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 सिटीजनशिप मिल सकता है, आपको भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। आपको क्लियर हो गया होगा आर्टिकल 5 क्या कहता है। ये उन लोगों की बात करता है जो इंडिया में रह रहे हैं, जो रिसाइड कर रहे हैं, परमानेंटली रह रहे हैं। ठीक है, डोमिसाइल का मतलब आप सभी को समझ में आ गया हो, जहाँ पर स्थायी रूप से आपका खुद का घर है। ठीक है, आप टेम्परेरी वहाँ पर नहीं रहने आए हो। तो इफ़ यू हैव डोमिसाइल, या फिर अगर आप डोमिसाइल आपके पास है, उसके साथ साथ फर्स्ट या तो आपने बॉर्न किया है या आपके मदर एंड एनी ऑफ पेरेंट ने बॉर्न किया है, एंड थर्ड इज़ कमेंसमेंट से 5 साल पहले, इमीडिएटली बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्टीन्यूसली इंडिया में रिसाइड कर रहे हो, तो आपको आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है, आर्टिकल 5 अच्छे से समझ लिया है। आर्टिकल 6 समझते हैं, आर्टिकल 6 क्या बोलता है। अब आर्टिकल 6 को देखिए। आर्टिकल 6 बात करता है माइग्रेटेड पीपल की। अगर हमने अभी जो हमने आर्टिकल 5 देखा है वो बात कर रहा है उन लोगों की जो ऑलरेडी उस टेरिटरी में, इंडिया की पर्टिकुलर टेरिटरी में रिसाइड कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली रह रहे हैं, जिनका अपना डोमिसाइल है। लेकिन आर्टिकल 6 में अगर 5 और 6 में डिफरेंस देखें तो आर्टिकल 6 बात करता है उन लोगों की जो माइग्रेट किए हैं। ठीक है, आर्टिकल 6 एंड 7 बोथ माइग्रेटेड पीपल की बात करता है। सबसे पहले हम आर्टिकल 6 को देखते हैं। पर्सन्स वो माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। आर्टिकल 6 उन लोगों की बात करेगा जो माइग्रेट किए हैं पाकिस्तान से इंडिया। अब ये माइग्रेशन का जो प्रोसेस था आप सभी को पता होगा, हमारा जो इंडिया था, अनडिवाइडेड इंडिया, इट वाज ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान एंड इंडिया को डिवाइड कर दिया गया। उससे क्या हुआ, 10 लाख से ज़्यादा पीपल माइग्रेट करने लग गए, इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान से इंडिया जा रहे हैं, तो वो सब माइग्रेशन चलता रहा। तो आर्टिकल 6 में बात की गई है सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी, भारत में कैसे दी जाएगी उन लोगों को सिटीजनशिप जो पाकिस्तान से इंडिया जा रहे हैं, जो माइग्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान से। उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आर्टिकल 6 में मेंशन है, वो देख लेते हैं। आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है, अगर आपने पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किया है बिफोर दिस डेट है 19 जुलाई 1948,
19 जुलाई 1948 ये डेट है। अगर आपने इससे पहले माइग्रेट किया है इन इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, अगर आपने इससे पहले माइग्रेट किया है तो आपको सिर्फ ये 2 कंडीशन फॉलो करनी होगी। या तो आप खुद बॉर्न हुए हो इंडिया में, या फिर आपके एनी ऑफ पेरेंट बॉर्न हुए हैं इंडिया में, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट में कोई भी बॉर्न हुआ है। इफ़ यू आर बॉर्न इन इंडिया, इफ़ योर पेरेंट्स आर बॉर्न इन इंडिया, इफ़ योर ग्रैंड पेरेंट बॉर्न इन इंडिया, फर्स्ट कंडीशन। अगर आप इस डेट से, अब ये जो डेट यहाँ पे लिखी गई है 19 जुलाई 1948, यही डेट क्यों लिखी गई? अगर आपको नहीं पता है तो ये जो डेट थी 19 जुलाई 1948, इस दिन परमिट सिस्टम स्टार्ट हुआ था। परमिट सिस्टम यहाँ लिख देती हूँ मैं, परमिट सिस्टम। अब ये जो परमिट सिस्टम था, दोनों कंट्री को परमिशन मिल गई थी कि आप माइग्रेट कर सकते हो इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान टू इंडिया जा सकते हो, ठीक है। तो ये जो, अगर आप इस डेट से पहले आ रहे हो तो फर्स्ट कंडीशन आपका, या तो आप बॉर्न हुए हो या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, और सेकंड कंडीशन आपने जब से माइग्रेशन किया है, आप जब से माइग्रेट हुए हो तब से आप कॉन्टीन्यूसली इंडिया में रिसाइड कर रहे हो। सिंस माइग्रेशन कॉन्टीन्यूसली आप इंडिया में ही रह रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी इफ़ यू आर माइग्रेटेड पीपल फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। ओके, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे मैंने लिखी है, फर्स्ट कंडीशन बिफोर दिस डेट, सेकेंड कंडीशन इज़ आफ्टर दिस डेट। अगर आप इस डेट के बाद आए हो 19 जुलाई 1948 में एंटर करते हो तो आपको सिटीज़नशिप लेने के लिए कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट वही सेम, या तो आप या फिर आपके एनी ऑफ पेरेंट या आपके ग्रैंड पेरेंट बोर्न किए हों इंडिया में, एंड सेकंड इज़ आप परमिट के थ्रू आए हो, परमिट सिस्टम के थ्रू आए हो, एंड थर्ड इज़ आपको इंडिया में रजिस्टर कराना होगा खुद को बाय द ऑफिसर, और उस ऑफिसर के द्वारा अगर आप रजिस्टर्ड हो चुके हो देन आपको कॉन्टीन्यूसली 6 मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ इंडिया में रिसाइड करना होगा। आप कॉन्टीन्यूसली 6 मंथ इंडिया में रिसाइड करोगे तब जाके आपको सिटीज़नशिप अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 6 आपको सिटीज़नशिप मिल जाएगी, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। आर्टिकल 6 बात करता है माइग्रेटेड लोगों की, जो माइग्रेट हुए हैं फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। अब पाकिस्तान टू इंडिया जो माइग्रेट हुए हैं उनके लिए 1 डेट 2 चीज़ें बताई गई हैं। अगर आप उस डेट से पहले आए हो, कौन सी डेट है वो? 19 जुलाई 1948 जब परमिट सिस्टम स्टार्ट हुआ था। अगर आप बिफोर दिस डेट आए हो तो आपको सिर्फ 2 ही कंडीशन फॉलो करनी है। अगर दोनों कंडीशन आप फॉलो कर पा रहे हो तो आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। फर्स्ट, आप या फिर आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न किए हों, एंड सेकंड इज़ योर रिसाइडेड सिंस माइग्रेशन। आपने जब से माइग्रेशन लिया है, जब से आप इंडिया में आए हो, कॉन्टीन्यूसली इंडिया में ही रिसाइड कर रहे हो, ठीक है। अगर ये सिर्फ 2 कंडीशन आप फॉलो कर लेते हो तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू 1 सिचुएशन। एंड सेकेंड सिचुएशन, आफ्टर दैट डेट, अगर आप उस डेट के बाद आए हो तो आपका फर्स्ट वही जो सेम था, आप या फिर आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न किए हैं, एंड सेकंड आप परमिट सिस्टम के थ्रू आए हो और आपको खुद को रजिस्टर कराना होगा बाय द ऑफिसर, एंड फॉर द 6 मंथ, एटलीस्ट फॉर द 6 मंथ आप इंडिया में कॉन्टीन्यूसली रिसाइड कर रहे हो तो आपको ईजिली ऑटोमेटिकली आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, ठीक है। आर्टिकल 6 होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? अगर हम बात करें आर्टिकल 7 की, सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है, मैंने अभी आपको बोला आर्टिकल 6 एंड आर्टिकल 7 माइग्रेटेड लोगों की बात करेगा, ठीक है। अगर आर्टिकल 7 की बात करें, आर्टिकल 7 ओवरराइड करता है आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6। मैं यहाँ लिख देती हूँ आर्टिकल 7 ओवरराइड आर्टिकल 5 एंड 6। इट मीन्स अगर आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग आपको सिटीजनशिप मिल रही है और आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप नहीं मिल रही तो ऑब्वियसली आर्टिकल 7 प्रिवेल करेगा। ओके, तो आर्टिकल 7 ओवरराइड करता है आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 को अच्छे से समझ लेते हैं। आर्टिकल 7 भी माइग्रेटेड लोगों की बात करेगा। ये कौन से माइग्रेटेड लोगों की बात करेगा वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। सिटीजनशिप ऑफ पर्सन वो माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। अब इसमें बात की गई है उन लोगों की जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर रहे हैं आफ्टर 1 मार्च 1947। आपको ये डेट याद रखनी है, आफ्टर 1 मार्च 1947
अगर पीपल माइग्रेट कर रहे हैं इंडिया टू पाकिस्तान, तो वो उनकी जो सिटीज़नशिप होगी वो खुद ब खुद हट जाएगी, उनको सिटीज़न नहीं कहा जाएगा, उनकी सिटीज़नशिप नहीं रहेगी, ठीक है। अगर ये जो लोग, ये जो माइग्रेटेड पीपल थे जो पाकिस्तान गए थे, वो फिर से आना चाहते हैं, फिर से बैक दे वांट टू कम इन इंडिया, तो क्या होगा, अगर वो पाकिस्तान से इंडिया दोबारा आ रहे हैं आफ्टर दिस डेट 1 मार्च 1947 के बाद, अगर वो फिर से आ रहे हैं तो उनको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी होगी, तभी उनको सिटीज़नशिप मिल सकती है। तो इट मीन्स अगर आपने इंडिया से पाकिस्तान चले गए हो आफ्टर दिस डेट, तो आपकी सिटीज़नशिप हट जाएगी, ठीक है। और अगर आप फिर से रीसेटल होना चाहते हो, आपको पाकिस्तान नहीं ठीक लगा, आप चाहते हो कि इंडिया इज़ बेटर देन पाकिस्तान और वट एवर रीज़न, अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान से फिर से इंडिया रीसेटल होने के लिए, तो आपको, अगर इस डेट के बाद आ रहे हो, आपको फिर से वही टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करनी होगी जो हमारे आर्टिकल 6 में गिवन थी। इस डेट में जो सेकंड कंडीशन थी हमारी, इसमें जो सभी चीज़ें थी मैंने आपको बताई है, वो सभी इस यहाँ पर फॉलो करनी होगी। कौन सी कंडीशन, वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर आप 1 मार्च 1947 के बाद फिर से इंडिया में माइग्रेट करते हो, या तो आप, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न होने चाहिए, परमिट सिस्टम के थ्रू आप आए हो, परमिट सिस्टम, ऑफिसर, बाय द ऑफिसर आप रजिस्टर्ड हो ऑलरेडी, आपको रजिस्टर्ड, आपने एप्लीकेशन फाइल की है और उस ऑफिसर के थ्रू आप रजिस्टर्ड, आपका नाम रजिस्टर्ड है वहाँ पर। और उसके अलावा नेक्स्ट, एटलीस्ट 6 मंथ, और उसके अलावा एटलीस्ट 6 मंथ आप इंडिया में रिसाइड कर रहे हो, तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 7। ओके, आर्टिकल 7 होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको क्विकली देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे के आर्टिकल्स पे बढ़ते हैं। आर्टिकल 5 जो बात करेगा, मैंने आपको बताया आर्टिकल 5 सिटीजनशिप की बात करेंगे उन लोगों की जो 26 जनवरी 1950 को सिटीज़न होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल 5 बात कर रहा था उन लोगों की जो इंडिया में रिसाइड कर रहे थे, जिनका अपना खुद का डोमिसाइल था, डोमिसाइल होना चाहिए, एंड उनके साथ साथ इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। एंड सेकंड, आर्टिकल 6 बात कर रहा था माइग्रेटेड लोगों की, माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, पाकिस्तान से जो इंडिया में माइग्रेट कर रहे थे, और उनके लिए 2 सिचुएशन थी। इफ़ यू केम बिफोर 19 जुलाई 1948 तो आपको सिर्फ 2 ही कंडीशन फॉलो करनी है, ये 2 जो मैंने अभी आपको बताई है। और अगर आप उसके बाद आ रहे हो तो आपको ये सभी कंडीशन फॉलो करनी है जो मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई है। उसके अलावा आर्टिकल 7 भी माइग्रेटेड लोगों की बात करता है, ये उन लोगों की बात करता है जो इंडिया से पाकिस्तान गए हैं एंड पाकिस्तान से फिर से वो इंडिया में माइग्रेट कर रहे हैं, तो उनके लिए जो कंडीशन थी वो मैंने यहाँ पे आपको बताई हुई है। ये सभी कंडीशन उनको, जो आर्टिकल 6 में सेम जो कंडीशंस थी वही सेम कंडीशन यहाँ पे इनको फॉलो करनी होती है। ये आर्टिकल 5 एंड 6 एंड 7 थे। अब हम आर्टिकल 8, 9, 10 और 11 भी देख लेते हैं। अब आर्टिकल 8 समझते हैं। आर्टिकल 8 उन लोगों की बात करता है जो आउटसाइड इंडिया रिजाइड कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 8 सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, उनकी बात कर रहा है जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, किसी फॉरेन टेरिटरी में रह रहे हैं और वो इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो उनको कैसे सिटीजनशिप मिलेगी, यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है। सबसे पहला वही, ही पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, यहाँ पर लिखा हुआ है अनडिवाइडेड इंडिया। अब ये अनडिवाइडेड इंडिया क्या है? अनडिवाइडेड इंडिया इट इज़ अ ब्रिटिश इंडिया। जब पाकिस्तान और इंडिया एक ही पार्ट था वो अनडिवाइडेड इंडिया था। अगर उस टाइम पे या तो उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न हुए हो या वो खुद ही बोर्न हुए हो और अब वो इंडिया के बाहर रिसाइड कर रहे हैं एंड नाउ दे वांट टू कम इन इंडिया, अब वो सिटीजनशिप चाहते हैं इंडिया की लेना, तो सबसे पहले एक तो ये कंडीशन होगी एंड सेकंड कंडीशन होगी उनको खुद को रजिस्टर कराना होगा कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव या फिर डिप्लोमेटिक ऑफ इंडिया इन दैट कंट्री, आपको खुद को रजिस्टर कराना होगा। अगर आपने डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया में खुद को इंडियन सिटीज़न रजिस्टर्ड कराया हुआ है तो आपको आर्टिकल 8 के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप मिल सकती है। अब आर्टिकल 9 की बात करें, आर्टिकल 9 कहता है पर्सन्स वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन।
आर्टिकल 9 ही है जो ये बताता है कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। इसका मतलब अगर हमने किसी और कंट्री की नागरिकता ले ली है तो आपकी नागरिकता खुद ब खुद हट जाएगी। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे जो मैंने आपको प्रियम्बल में भी बताए थे कि हमें यूनिटी, इंटीग्रिटी, ब्रदरहुड ये सब मेंटेन करना था, तो इसलिए हमने सिंगल सिटीजनशिप ली। स्टेट की कोई अलग सिटीजनशिप नहीं है, कंट्री की, पूरी कंट्री की एक सिंगल सिटीजनशिप है। आर्टिकल 99 ये शो करता है पर्सन वॉलेंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है तो खुद ब खुद आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग आपकी इंडिया की सिटीज़न ख़त्म हो जाती है, आप इंडिया के सिटीज़न फिर नहीं कहलाओगे। ओके, आपकी सिटीजनशिप हट जाएगी अगर आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप, किसी और की कंट्री के सिटीज़न बन जाते हैं। आर्टिकल 10 बात करता है कॉन्टिन्यूएंस राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। इट मीन्स अगर आपको भारत की सिटीजनशिप मिल गई है, अगर आप भारत के सिटीज़न बन गए हो तो ये आपका कॉन्टिन्यू रहेगा जब तक आप भारत के सिटीज़न रहोगे। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको रिन्यू कराना पड़े, लाइक लाइसेंस आपको रिन्यू नहीं कराना होगा, आपका वो कॉन्टिन्यू रहेगा और आप सब्जेक्ट रहोगे टू प्रोविज़न एनी लॉ बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगा आपको वो फॉलो करने होंगे। जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है आर्टिकल 5 to 8 बता देते हैं, जो 26 जनवरी 1950 तक सिटीज़न रहेंगे। उसके बाद जो हमें कैसे एक्विजिशन होगा, कैसे सिटीज़नशिप मिल सकती है, कैसे लॉस हो सकता है सिटीज़नशिप का, वो सब प्रोसेस इन आर्टिकल पार्ट 2 में नहीं दिया गया है। ओके, आर्टिकल 5 to 8 में सिर्फ यही शो किया गया है 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक रहेगा। उसके बाद जो एक्विजिशन होगी, कैसे एक्वायर किया जाएगा, कैसे लॉस होगा, वो सब इन आर्टिकल्स में नहीं दिया गया है। वो पार्लियामेंट को पावर दे दी गई कि पार्लियामेंट अब लॉ बना सकती है रिगार्डिंग दिस सिटीजनशिप। ठीक है, ये अभी हम आर्टिकल 11 में देखेंगे। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय द लॉ। ओके, इसका मतलब ये है आर्टिकल 11 को ये परमिशन, आर्टिकल 11 एम्पावर कर रहा है किसको, पार्लियामेंट को। इसके बाद के जो भी प्रोसेस होंगे सिटीजनशिप के रिगार्डिंग वो सब पार्लियामेंट लॉ बनाएगा और वही चीज़ें आपको आज देखने के लिए मिलती होगी। पार्लियामेंट लॉ बनाती है, जैसे अभी आपको रिसेंट केस पता होगा CAA, उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ओके, तो वो करंट इशू है, इट इज़ अ हॉट टॉपिक, इसलिए मैंने आपको सिटीजनशिप कराया है। सिटीजनशिप इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर देखा जाए इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको कमिंग लेक्चर में वो करंट इशू भी समझाऊंगी। तो अभी आर्टिकल 11 आपको क्लियर हो गया होगा, पार्लियामेंट को पावर दी गई है और ऐसे ही बहुत सारे एक्ट बनाए गए जो कि कई बार अमेंड भी हुए हैं। तो हम 1 by 1, ये सभी आर्टिकल्स थे, आर्टिकल्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 1 by 1 जो पार्लियामेंट को पावर दी गई है, पार्लियामेंट ने जो सिटीजनशिप एक्ट लेकर आए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेस देखेंगे कैसे एक्विजिशन होता है एंड कैसे लॉस ऑफ सिटीजनशिप होता है। ठीक है, तो हम अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने पार्ट 2 के सभी आर्टिकल्स अच्छे से देख लिए हैं, जिसमें 5 to 11 आर्टिकल्स हमने अभी पढ़े थे। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इट इज़ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ये कौन बनाएगा? ऑब्वियसली पार्लियामेंट द्वारा लाया गया, पार्लियामेंट ही बनाएगा। आर्टिकल 11 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, उसके बाद के सभी इशू पार्लियामेंट के हाथ में आ जाते हैं। पार्लियामेंट बाय लॉ एक्ट बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आगे की सिटीजनशिप का मैटर फॉलो होगा। तो ये जो था सिटीजनशिप एक्ट 1955, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। अभी जो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इन 5 तरीक़ों से सिटीजनशिप एक्विजिशन किया जा सकता है और 3 तरीक़ों से लॉस किया जा सकता है, सिटीजनशिप को लॉस किया जा सकता है। इन सभी 5 मेथड और इन 3 मेथड को हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी बस इतना समझेंगे इनका मीनिंग क्या है। सबसे पहले बाय बर्थ, मैंने हिंदी में लिखा है यहाँ पर, बाय बर्थ आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, जन्म से, अगर आपने वहाँ जन्म लिया है। सेकंड, डिसेंट मीन्स वंश के आधार पर, वंश मतलब आपके जो पूर्वज हैं उनके आधार पर आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। ये 5 तरीके हमारे सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में गिवन है। थर्ड, रजिस्ट्रेशन, थ्रू रजिस्ट्रेशन आपको मिल सकता है, जिसको हिंदी में पंजीकरण कहते हैं। देन नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिक रूप से आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। एंड देन लास्ट, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ओके, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी को हिंदी में बोलेंगे क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। ये 5 जो चीज़ें हैं ये एक्विजिशन के लिए है, कैसे एक्विजिशन हो सकता है, और ये 3 चीज़ें लॉस के लिए है, कैसे आपकी सिटीजनशिप हट सकती है। रिनंसिएशन, फर्स्ट मेथड रिनंसिएशन, स्वैच्छिक त्याग,
सेकंड टर्मिनेशन, जिसको बर्खास्तगी बोलते हैं, एंड थर्ड इज़ डेप्रीवेशन, वंचित करने द्वारा। ओके, ये 5 हैं एक्विजिशन के एंड 3 है लॉस के। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अगर मैं इस एक्ट को पूरी तरह से आज ही डिस्कस करूं और करंट इशू को आज ही डिस्कस करूं तो पॉइंट पूरा हौच-पौच हो जाएगा। इसलिए बेटर नेक्स्ट क्लास में जो हमारा पार्ट सेकंड आएगा सिटीजनशिप, उसमें मैं करंट इशू और आपको ये सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये जो 5 वेज बताए हैं प्लस ये 3 वेज बताए हैं लॉस के एंड एक्विजिशन के, ये हम अच्छे से नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। एंड वन मोर थिंग, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज बोल दिया था, तो वो बाय मिस्टेक मैंने आपको 9 यूनियन टेरिटरीज बोला है। इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं एंड 28 स्टेट्स हैं, तो वो स्लिप ऑफ टंग हुआ था, सॉरी फॉर इट। एंड अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वारी है, डू लेट मी नो। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। बाकी आपकी नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो जल्दी आएगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर।